हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम में हमें नंबरों के बारे में पढ़ना है। वो भी बेसिकली दो ही प्रकार के नंबरों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, एक रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मैं उससे पहले भी और कौन कौन से थोड़े बहुत नंबरों की जानकारी आपको होनी चाहिए वो बता देता हूँ। तो चैप्टर 1 कर रहे हैं हम, इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वैसे नेचुरल नंबर तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी अगर नहीं भी पता तो भी देख लो। नेचुरल नंबर बेटा हमारा एक होता है 1, 2, 3 और जितने भी आपको नंबर पता हैं काउंटिंग सारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा होल नंबर। होल नंबर ये होता है 0, 1, 2, 3, 4। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और होल नंबर में 0 आता है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो ऐसा कहा जा सकता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। एक चीज और देखोगे, जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर किस में आते हैं फिर, तो नेगेटिव नंबर्स आपके आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो सारे के सारे होल नंबर ले लो और जो ये नेचुरल नंबर है इसमें माइनस लगा दो और इनका एक ग्रुप बना दो, तो ये बन जाएगा आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को अगर मैं नंबर लाइन पे आपको दिखाना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और सो ऑन। इधर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट में जब आओगे तो -1, -2, -3 और इधर ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। यानी कि इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर आपके हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फोर्थ, अब बात करते हैं मेन जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, विच इज रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर क्या होते हैं ना, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। यानी दोज numbers which can be written in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सको और जहां पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और q कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो आप उसको रैशनल नंबर बोल सकते हो। अगर इसमें एग्जांपल की बात करी जाए तो जैसे ये लिखा मैंने 4/5, क्या ये रैशनल नंबर है भाई, रैशनल नंबर है, बिकॉज p भी है इसमें q भी है। ऐसे ही -3/7, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ तो भाई ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ये रैशनल नंबर है 8, तो कईयों के दिमाग में ये आ गया होगा भाई ये तो p/q की फॉर्म में है ही नहीं, तो ये है भाई सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं भाई उसका एक। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो, ठीक है ना, नीचे 1 लगा सकते हैं। इसीलिए जितने भी नेचुरल नंबर दिख रहे हैं या होल नंबर दिख रहे हैं ये भी रैशनल नंबर में काउंट होते हैं, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो आप इनके नीचे 1 लगा सकते हो। 1 लगा दोगे तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आपके रैशनल नंबर बन जाएंगे। क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ तो ये भी रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लगा दो। क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हाँ भाई 0 भी रैशनल नंबर है, 0 के नीचे भी 1 लगा दो।
आपकी बुक का पहला क्वेश्चन ही यही है, पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में आप देखोगे पहला क्वेश्चन ही यही लिखा है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो आपको लिखना वहाँ पे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब वो बोलता है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो भाई लिख देंगे ये देखो पी बाई क्यू। तो इंटीजर में जीरो की मनाही कहाँ पर है, तो जीरो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कहीं 5/0 लिख दिए तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसके अलावा ये सब कुछ हमारा क्या है भाई, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब कई बार ये दिमाग में आता है कि अगर मैं कोई दो रैशनल नंबर लिखता हूँ उसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे लिखा मैंने 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1 -2। अब कोई मेरे से कहे कि ये 1 क्या रैशनल नंबर है, तो मैं बोलूँगा हाँ है। क्या 2 रैशनल नंबर है, तो हाँ भाई ऑब्वियसली है। क्या इसके बीच में भी कुछ रैशनल नंबर्स हैं, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। कितने रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, और उनको आप निकाल भी सकते हो। ठीक है ना, वो निकालेंगे कैसे, तो अगले, अभी इसको लिख लो आप। अच्छा, मेरी वीडियो की भाई एक ये बात है, आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप कोशिश करें कि आप, मैं जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर उनको नोटबुक में जरूर लिखें यार, बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है ना, तो आप इसको लिखो, फिर जब तक आगे करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबरों के बीच में कितने रैशनल नंबर, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर, तो ये हमसे निकलवा लेंगे, बोलेंगे भाई दो नंबर हैं ये रहे, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। ये कहना चाह रहा हूं हमसे कि 1/2 और 2/3 दोनों ही रैशनल नंबर है, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर और निकालो। ऐसे 5 रैशनल नंबर बताओ जो 1/2 और 2/3 के बीच में आता है। तो कैसे करेंगे, तो जब भी आप किसी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करोगे, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जिनके बीच में आप रैशनल नंबर निकाल रहे हो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। नहीं है तो डिनोमिनेटर पहले उसको सेम करो। तो यानी कि ये 1/2 है और दूसरा कितना है एंड 2/3, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम लिया जाएगा पहले। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। अब इसको भी 6 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 6 बनाना है और इसके डिनोमिनेटर को भी 6 बनाना है। तो ये जो 1/2 है लिख दो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बेटा मैं एनआर लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय, देखो नीचे 2 है ना, इसको 6 बनाना है मुझे, क्योंकि एलसीएम कितना आया था 6, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 बार में आता है, तो 3 से ऊपर भी क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो उसी नंबर से ऊपर भी करना आपको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 1/2 है, तो 1/2 इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे कर दो, तो 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6, यानी कि इसका डिनोमिनेटर तो 6 बना दिया, अब इसका बनाना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करके 6 बनाएंगे, तो इसको 2 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये है 2/3 लिखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय, इसको कर दो 2 से, तो ये है 2/3, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये आ जाएगा 4/6। तो जो मेरे पास पहले रैशनल नंबर ये थे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं था, अब मैंने उनको चेंज करके ये बना दिया। अब इनमें क्या फ़ायदा हो गया, मेरे का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब जो इनके ऊपर नंबर्स हैं उन नंबर के बीच में देखो 5 नंबर आ रहे हैं क्या, तो ऊपर इसमें 3 है और इसमें ऊपर कितना है 4 है, तो 3 और 4 के बीच में 5 नंबर्स तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इनको थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर देंगे। चाहो तो यही मल्टीप्लाई कर लो, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से नीचे कर दो, किसी भी नंबर से कर सकते हो, बस मेरे को बड़ा करना है ताकि इनके बीच में 5 नंबर दिख जाए मुझे। इसको इससे कर दिया तो 15, इसको इससे कर दिया तो 30। ऐसी अब यहाँ पर जिससे यहाँ मल्टीप्लाई करा है उसी से यहाँ करोगे, क्योंकि अगर मान लो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिनोमिनेटर बदल जाएगा, मुझे डिनोमिनेटर नहीं बदलना, क्योंकि हमारा सबसे पहला मेन मुद्दा ही यही है कि डिनोमिनेटर को सेम रखना है।
तो 5 से करके इसका 30 बना दिया, ऐसे इसको भी कर दो, तो ये हो जाएगा 20/30। तो क्या अब इनके बीच में 5 है यार? अभी भी नहीं है, काम करो 5 से भी मत करो, 6 से कर लो, 6 से करो, ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 36। ऐसे इसको भी 6 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 और 36। अब देखो इनके बीच में 5 नंबर मिल जाएंगे, 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22 और 23 है ना, 5 नंबर आ गए। तो क्या लिखेंगे? द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/36 एंड 24/36 आर, क्या क्या हो जाएगा? एक होगा 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में कई बार एग्जाम में आ जाता है कि राइट एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, लिखो यार इसे। चलिए, अभी हमने क्या करा? 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाले। आई होप अब आगे कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन। क्या करना था मैं दोबारा से स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला काम आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर कैसे सेम करोगे? तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना, जो एलसीएम आएगा दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वही बनाना है। अब वो देख लेना आप किससे मल्टीप्लाई करके वो बन जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाले नंबरों में देख लेना कितने का डिफरेंस है। क्या मेरे को 5 नंबर निकालने, तो क्या ऊपर वाले नंबरों के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आप वहीं लिख दो, नहीं आ रहे तो उनको और बड़ा करो, किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे उनको और बड़ा करो, उसके बाद निकालो। ऐसे ही मैं आप एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना है इसको घर पे। राइट एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, 5/4। इनके बीच में आप 5 रैशनल नंबर लिख लेना। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने। नहीं आता समझ में आप मेरे को कमेंट में मेंशन करना, मैं अगली वीडियो में सबसे पहला काम यही करूंगा कि आपका जो डाउट होगा वो बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक में आगे है क्या भाई? इसके बाद है आगे डेसिमल, इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना। आपको डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। आप लिख ले करो यार, ये वीडियो पॉज कर ले करो और लिख ले करो इन्हें। डेसिमल भाई 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो। कौन कौन से? एक होता है भाई आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसा डेसिमल जिसमें रिमाइंडर क्या है? 0। जैसे मान लो मैंने लिया 7/9/8 ले लिया, चलो अब मैं कह रहा हूं इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में लाना है इसका मतलब उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 9 को 8 से डिवाइड करो, 9/8, तो 8 1 जा 8, 1। अब पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 8 1 जा अगेन 8, 2, फिर पॉइंट का 0, 8 2 जा 16, 4 0 और 8 5 जा 40। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो एक टाइम ऐसा आया कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, 1.125। लेकिन इसी की जगह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वहाँ पर आप डिवाइड करते रहो, रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे उस तरह के डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? मैंने एग्जांपल ले लिया 7/6, ये लिया। अब जरा आप 7 को 6 से डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है।
तो 7 6 6 1 जा 6 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 6 1 जा 6 4 पॉइंट लगा हुआ 0 6 6 जा 36 4 फिर पॉइंट लगाए 0 6 6 जा 36 फिर पॉइंट लगा फिर 0 6 6 जा 36। तो अब देख रहे हो ये तो रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, ये तो 6 6 6 चल रहा है कंटिन्यूसली, 6 6 6 6 6 आ रहा है भाई हमारा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या ये कभी कंप्लीटली डिवाइड होगा? कभी भी डिवाइड नहीं होगा। आप करते रहो डिवाइड, उधर 6 6 6 आता रहेगा, इधर 40 40 40 आता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें रिपीट होने लग गया नंबर, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? 1.1 क्या रिपीट हो रहा है? 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 6 को एक बार लिखेंगे और इसके ऊपर ऐसे एक डैश लगा देंगे। इस डैश को बार कहा जाता है, बार। इस बार का मतलब होता है ये बार जिस नंबर पे लगा हुआ है, इसका मतलब होता है वो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिख दिया मैंने 4.23, अगर मैं 3 पे बार लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है 4.233333 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी ये इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 4.23 पे बार पूरे पे, तब इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था 4.23 फिर 23 फिर 23 और ऐसे, समझे बात मेरी। तो बार जिस पे लगेगा वो रिपीट नंबर होगा। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने 6 पे बार लगा दिया। पढ़ने का क्या तरीका है? इसको पढ़ते 1.16 पे बार, 1.16 पे बार। तो ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें कौन आता है भाई? इसमें कौन आता है? तो इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर और वो रूट के अंदर होते हैं। मीन्स ऐसे, जैसे √2, √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है √2। क्योंकि जब इसको रूट से बाहर निकाला जाएगा, आपने 8th में पढ़ा होगा ये कि किसी भी नंबर को रूट से कैसे बाहर निकालते हैं। एक मेथड होता था डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को आप हर जगह एप्लीकेबल नहीं कर सकते, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो डिवीजन मेथड होता है ना स्क्वायर रूट निकालने का, वो कहीं भी अप्लाई हो सकता है किसी भी नंबर के लिए, चाहे नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। तो जैसे √2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊं क्या? देखो थोड़ा सा बताता हूँ। पॉइंट लगा के आप 2 0 लगाओ, फिर 2 0 लगाओ, फिर 2 0 लगाओ। आपको पीछे से पेयरिंग करनी है, कर दिया। आगे कितना आया? 2 आ गया। आगे कितना है? 2। आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, सेम होने चाहिए दोनों, जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आता हो या उससे कम आता हो, क्योंकि डिवीजन मेथड है तो डिवाइड जैसा चलेगा थोड़ा सा। तो अगर मैं 1 × 1 करता हूँ तो 1 आ रहा है, अगर मैं 2 × 2 करता हूँ तो 4 आ रहा है, ये हो गया ज़्यादा। तो हम क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है? 2 है, तो या तो 2 आना चाहिए नंबरों को मल्टीप्लाई करके या उससे कम। तो ये कौन सा लग जाएगा? ये वाला। तो लिखेंगे 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, और इसमें से एक 1 उठा के यहाँ लिख देंगे जैसे हम क्वोशेंट में लिखते थे। फिर सॉल्व कैसे करते हैं? इसको माइनस कर दो, इसमें से क्या तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 हो जाएगा। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो ऊपर से एक नंबर उतारते हैं, जब हम डिवीजन मेथड से परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे 2 2 नंबर उतारते हैं, इसीलिए पेयरिंग होती है। ये दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे ऐसे, और ये जो 2 नंबर मैंने उतारे हैं ये पॉइंट के बाद है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा था। अब यहाँ पर फिर आपको एक ऐसा नंबर लगाना, वही नंबर नीचे लगाना, और इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। जैसे ये 2 तो है ही पहले से, इसके बगल में अगर मैं 1 लगाऊंगा तो नीचे भी 1 लगाना पड़ेगा, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ रहा है? 21। इससे कम है तो 1 से बात नहीं बनेगी, यानी 2 तो पहले से ही है, 1 लगा के देख लो, 2 लगा के देख लो तो ये आ जाएगा 44, अभी भी बात नहीं बनी। 3 लगा के देखो, 4 लगा के देखो, 4 पे बात बनेगी भाई, 96 आ रहा है, क्योंकि 5 लगाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, और उसी 4 को नीचे लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और इनमें से एक 4 उठा के यहाँ डाल देंगे, और फिर इनको
माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 4, इनको फिर ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2 और ये 8, फिर से ऊपर से 2 नंबर उतरेंगे भाई, 400 बन गया भाई। यहाँ से 2 नंबर उतरते जाएंगे। अब यहाँ पे फिर वही एक नंबर लगाओ और नीचे लगाओ। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 400 ही तो है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो 2 2 जब 4, 400 तो वैसे ही हो गया। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 281, ऐसा आ रहा है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आप देखोगे यहाँ पर ये नंबर ना तो रिपीट होगा, ना रिमाइंडर में कभी 0 आएगा। तो जितने भी रूट के अंदर नंबर होते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं तब तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे रूट से। पूरा पूरा कभी भी कटेगा नहीं, वो रिमाइंडर में कभी 0 नहीं आएगा और ये कभी भी रिपीट भी नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। √2, √3, √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 क्या है भाई, √4 क्या है आपका 2 बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें √2 नहीं आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा, √4 नहीं आएगा, √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये सारे नंबर हैं क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलते। और इसके साथ साथ इसमें एक नंबर ये भी जुड़ जाता है, पाई। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार पाई तो 22/7 होता है, पाई तो 22/7 होता है। और जब मैं 22 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 22 जब 7 से डिवाइड होता है तो नंबर रिपीट होने लगता है, यानी यहाँ गिरेगा वो। 22/7 जो है वो यहाँ पर आता है इस कैटेगरी में। तो पाई को इधर क्यों रखते हैं, तो आप अपनी बुक में देखेंगे पाई की जो वैल्यू है अभी तक डिफाइन नहीं करी गई है पूरी तरीके से। पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद भी 50 प्लेस तक आपकी बुक में लिखा हुआ है और उसके बाद भी वैल्यू चल रही है, अभी तक उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं करा गया, ना तो उसमें नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम पाई को 22/7 क्यों ले लेते हैं, तो पाई की वैल्यू जब आप देखोगे तो उसमें शुरू के 3 लेटर ये हैं, 3 डिजिट्स ये हैं, 3.14। और जब आप 22/7 22 को 7 से डिवाइड करोगे तब भी आप देखोगे 3.14 आता है। तो हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई को 22/7 मान लेते हैं, लेकिन पाई और 22/7 एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, दे आर नियरली इक्वल टू ईच अदर। इसीलिए पाई इसी में आता है और 22/7 इसमें आता है। कोई पूछे क्या पाई और 22/7 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, तो नहीं, वो दोनों एक दूसरे के नियरली इक्वल है। हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें हो गई हमारी। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ में आया तो कमेंट में डालना बेटा, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे कई बार बच्चों को डिवीजन मेथड नहीं आता, फ्रैक्शन ऐड करना नहीं आता, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं आता तो कमेंट में मेंशन करना, मैं सबकी छोटी छोटी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी डेसिमल के बारे में पढ़ा था, इन डेसिमल में भी रैशनल और इरैशनल में इनको कैटेगराइज करा गया। कौन सा डेसिमल रैशनल नंबर होता है और कौन सा डेसिमल इरैशनल नंबर होता है। देखो, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये होते हैं रैशनल नंबर, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे ये रैशनल है या इरैशनल है तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये रैशनल नंबर। कोई आपसे ये पूछे ये कैसा है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाला होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। यानी कि जो बार वाले नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और ये वाले जो नंबर होते हैं इनको इरैशनल नंबर कहा जाता है, दे आर इरैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा p/q फॉर्म। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जो ये वाले नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा 1.42, अब ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कोई बोले मेरे को इसको p/q की फॉर्म में लिख के दो, तो मैं लिख दूंगा भाई, पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने 0 नीचे लगा दो, यानी कि 142/100 हो गया। 2 डिजिट है ना, इसलिए 2 0 आ गई। ऐसे अगर 1.635 हो जाए, कोई बोले इसको p/q की फॉर्म में लिखो, तो इसको भी लिख देंगे 165,635। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो नीचे 1000 लगा दो। लो भाई मजे आ गए, समझ में आ रही बात। अगर यही मेरा 1.008 हो जाए, अभी भी ये पॉइंट हटाओ, पीछे 3 डिजिट है, नीचे
ये आ जाएगा 1008 अपॉन में 1000 आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, इनका पी बाई क्यू फॉर्म ये होता है। लेकिन अगर किसी नंबर पे बार लग जाए, जैसे 1 पॉइंट ये लिख दिया मैंने 16 पे बार है, अब कोई बोले मुझे इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो आप यहाँ पर ये वाली चीजें नहीं लगा सकते कि भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी यही कर देते हैं 116 पे बार अपॉन में 100 ऐसा लिख देते हैं, तो ये गलत है। जो बार वाले नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने का अलग तरीका होता है। तो अब आगे हम इसी चीज को जानेंगे। आप जितना अभी लिखवाया बेटा इनको लिखो फटाफट। चलो देखो भाई, क्या कह रहा था मैं, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी कि जो बार वाले नंबर होते हैं, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, और हर पेपर में आता है लगभग, यानी इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिखा होगा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन है हमारा 0.6 पे बार, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लिया भाई मैंने पी 1.23 पे बार, ये ले लिया। इनको जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में करना। तो जो ये हम पी बाई क्यू फॉर्म करते हैं ना भाई, इसमें आप देखोगे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं सब पे बार होता है, जैसे कि ये है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब पे बार नहीं होगा, जैसे 1.47 पे बार, ये देखो। यहां पर आप देख रहे हो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, उस पे बार है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दोनों पे बार है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 हैं लेकिन बार सिर्फ एक ही डिजिट पर है। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि कितनी डिजिट पे बार है, सभी पे बार है या कुछ पे है कुछ पे नहीं है। तो इन वालों को अलग रखते हैं, इनको अभी अलग रखते हैं। जब भी डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये कैसे मल्टीप्लाई करना अभी क्वेश्चन करेंगे, वहां देखना। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा तो 100 से, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार। जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको x मान लेना है, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, इक्वेशन 1। और अभी मैंने आपको बोला था अगर एक डिजिट पे बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पे होगा तो 100 से। तो वो स्टेप यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। देखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, इधर भी 10 से इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6 पे बार। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बार वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे लिखा मैंने 10 इंटू 0.6 पे बार है। 6 पे बार का मतलब हो गया 6 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे हम इसको 10 इंटू 0.6666 ऐसा। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस 10 में सिर्फ एक 0 है, इसका मतलब होता है पॉइंट आपका एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या बनेगा, पॉइंट जब इधर चला गया तो अब आगे आ जाएगा 6.6666, बहुत बार है, यानी अभी भी 6 रिपीट हो रहा है पीछे, तो लिखेंगे 6.6 पे बार। बात समझ आई मेरी। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6 कितनी बार है, बहुत बार लिखा हुआ है 6। 10 में सिर्फ एक 0 है, तो क्या होगा, उन बहुत 6 में से सिर्फ एक ही 6 आगे उठ के आ पाएगा। अगर यहाँ 2 0 होते तो 2 6 आ जाते आगे, अगर यहाँ 3 0 होते तो 3 6 उठ के आगे आते। लेकिन यहाँ पे एक ही 0 है और इधर बहुत सारे 6 हैं, तो एक 6 तो उठ के आगे आएगा। अभी पीछे बहुत सारे जो 6 हैं वो सारे अभी भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 6 पॉइंट, वो जो रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे 6 उस पर बार लग जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ आंसर आ गया। अब आप समझ गए होंगे, इसको हम 6.6 पे बार लिखेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दो, तो इक्वेशन 2 माइनस 1। तो पहले सेकेंड वाली इक्वेशन लिखो, 10x इज इक्वल टू
6.6 पे बार। अब उसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखो, फर्स्ट वाली, x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, और अब माइनस कर दो। तो इसमें से गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, इक्वल टू 10x में से x गया तो 9x। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6/9। देखो आ गया पी वाई क्यू फॉर्म। अब इसको काट लो, 3 2 6 और 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। यानी कि अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखोगे आपको ये आंसर मिलेगा। चलो मैं देखो करके दिखाता हूँ। 2 डिवाइड करो इसको 3 से, अब 2 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 3 6 18, 2 पॉइंट लगा फिर 0 लगा दो। 3 6 18, 2 पॉइंट लगा फिर 0 लगा, 3 6 18। तो आप देख रहे होगे कि ये 6 रिपीट हो रहा है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार। यानी कि जो मैं कह रहा था कि बार वाला नंबर आपका रैशनल नंबर होता है, वो मैंने प्रूव भी कर दिया। देखो, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जिनको आप अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो रैशनल नंबर होता है ना। तो देखो ये बार वाला नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही वाला एक करके और दिखाता हूँ, लगे हाथ फिर उतार लेना आप दोनों क्वेश्चन एक साथ। ये वाला क्वेश्चन, इसको भी लेट कर लो। लेट x इज इक्वल टू 1.23 पे बार। x को लेट कर लिया हमने 1.23 पे बार, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक डिजिट पे बार था तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 10 से। यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर भी 100 से, इधर भी 100 से, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.23 पे बार। तो ये तो 100x हो जाएगा। और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, बहुत बार है। अगर इसमें 2 0 है तो एक बार 2 3 उठ के आगे आ जाएगा, यानी कि 1 तो पहले से ही है, 2 3 और आगे आगे, और पीछे 2 3 पे बार, इक्वेशन नंबर 2। 100 से मल्टीप्लाई करा तो 23 आगे आ गया, और पीछे 2 3 बहुत बार था, सिर्फ एक ही बार आगे आया है, इसलिए 2 3 पे बार। अब इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दो। ये स्टेप सब में फॉलो करनी है भाई आपको। तो इसमें से माइनस करते हैं, 100x इज इक्वल टू 123.23 पे बार, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू 1.23 पे बार। इसमें से गया तो 99x, इसमें से गया तो 0, और इसमें से गया तो 122। तो x की वैल्यू आ गई 122/99। तो ये हो गया इसका p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो समझ में आई गया होगा ये वाला। अब ये वाला और करना है, अभी करते हैं इसको, फटाफट लिखो आप। चलो अब ये, अभी हमने क्या करा था, वो वाले क्वेश्चंस करे थे जिसमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं सब पे बार है। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट है सब पे बार नहीं होगा। जैसे ये हो गया। इसी के अलावा मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे एक तो हो गया 1.47 पे बार, ये मान लो ऐसा हो जाए 0.123 पे बार ऐसा, या फिर ऐसा हो जाए 0.143 पे बार ऐसा। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिन पे कुछ डिजिट पे बार होगा कुछ पे नहीं होगा, उसमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। एक बार उन नंबरों के लिए मल्टीप्लाई करना है जिन पे बार नहीं है, एक बार उनके लिए मल्टीप्लाई करना है जिन पे बार है। जैसे अगर मैं 1.47 की बात करूं इसके, तो इसमें जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके लिए। तो ये एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन 10 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर वो वाला क्वेश्चन आ जाए 0.123 पे बार, तो इसमें एक डिजिट पे बार नहीं है और 2 पे है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 10 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 100 से। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए 0.143 पे बार, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 100 से और फिर मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो ये थोड़ा ध्यान देना कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यही वाला करा रहा हूँ बेटा मैं, है ना। लेट, वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.47 पे बार।
यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, इक्वेशन 1 तब मानेंगे हम जब एक बार मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, ठीक है। तो अभी हमें पता है इस वाले क्वेश्चन में पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर मैं 10 से करूं तो ये बनेगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1.47 पे बार, तो ये तो 10x हो गया। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट है, तो एक डिजिट आगे आएगा। देखो जब बार वाला नंबर आगे आता है तो वो पीछे भी रहता है, लेकिन जो नॉर्मल नंबर होते हैं जिन पे बार नहीं होता, अगर वो एक बार आगे आ गए तो फिर वो आप पीछे नहीं जाते। यानी कि यहाँ से 4 तो आगे आएगा, ये बनेगा 14.7 पे बार, ये बनेगा इक्वेशन 1। अब ये बन गया पहले जैसा क्वेश्चन जो अभी हम पीछे कर रहे थे कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है सब पे बार है। तो देखो अब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है उस पे बार है, इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 14.7 पे बार, तो ये तो हो जाएगा 100x। इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, अब यहाँ नहीं करना मल्टीप्लाई, यहाँ करना है। एक बार 10 से मल्टीप्लाई करा, इससे ये बन गया, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 इंटू 10x 100x हो गया। अब इसको 10 से करेंगे तो ये बार वाला नंबर है, जब बार वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो आगे भी आता है और पीछे भी रहता है, यानी 7 आगे तो आ जाएगा लेकिन पीछे 7 पे बार रहेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 -1 कर दो, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 100x इज इक्वल टू 147.7 पे बार, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, वो है 10x इज इक्वल टू 14.7 पे बार। तो 100x में से 10x गया, 100x में से 10x गया तो 90x आएगा इज इक्वल टू, इसमें से गया तो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो 133, तो x की वैल्यू आ जाएगी 133/90। ठीक है, तो जो बार वाले नंबर यानी कि पॉइंट के बाद जब कुछ डिजिट पे बार हो कुछ पे नहीं हो तब कैसे करना है, तो इस तरीके से करना है। क्या करा, पहले हमने उसको आगे लेके आए जिस पे बार नहीं था, फिर इक्वेशन 1 मान लिया, फिर उसको आगे लेके आए जिस पे बार था, उसको इक्वेशन 2 मान लिया, और अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारा p/q फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को ये p/q फॉर्म समझ में आ गया, डेसिमल समझ में आ गए, रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। अभी हमने जो 3 टॉपिक करे उसके बाद अभी आएगा आपका रैशनलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर आएगा एक्सपोनेंट इन पावर का टॉपिक। तो इनके लिए 2 वीडियो और बनेगी बेटा, एक टॉपिक रैशनलाइजेशन के लिए बनेगी, बहुत बड़ा टॉपिक है वो तो 1 घंटे की वीडियो बनेगी कम से कम, और दूसरा हमारा बनेगा कौन सा, तो एक्सपोनेंट इन पावर का। तो वीडियो में इसी तरीके से एंड तक वीडियो को देखें, अगले पार्ट को भी पूरा देखें, और प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।